अब आपने देखा कि आपका विक्टिम अनरिस्पॉन्सिव है, आपने मदद बुला ली। एट द सेम टाइम अब आप देखेंगे कि उसकी ब्रीदिंग और पल्स है कि नहीं है। कैसे देखेंगे? पल्स देखने के लिए हम एडल्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, हम उसकी कैरोटिड पल्स देखेंगे। कैरोटिड पल्स का मतलब है कि दो बड़ी मेजर आर्टरीज हैं जो आपके हार्ट से ब्रेन को ब्लड पहुंचाती हैं, इनको कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। ये आपके नेक में आपके ट्रेकिया यानी कि आपके विंड पाइप के साइड से चलती हैं। ये दो कैरोटिड आर्टरीज हैं, इनमें से किसी भी एक को यदि आप विक्टिम के जिस भी साइड हैं उस साइड की आर्टरी को पैल्पेट करें, अपनी 3 फिंगर्स से चेक करें कि आपको कैरोटिड पल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सडनली हाथ लगाते से नहीं पता चलेगा कि मिल रही है कि नहीं, आपको कम से कम 5 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में देखना है। अगर डाउट हो तो न माने कि है, अगर आपको डेफिनेटिव पल्स मिल रही है तभी माने कि पल्स इज प्रेजेंट। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी फिंगर टिप्स की पल्स फील होने लग जाती है, तो इसलिए जब तक डेफिनेटिव पल्स नहीं है तब तक नहीं श्योर हो कि पल्स है। फिर से कैरोटिड पल्सेशन फील करेंगे, कहां फील करेंगे? ट्रेकिया के साइड में। अभी आप वीडियो में भी देखेंगे, ट्रेकिया के साइड में आपके कैरोटिड आर्टरी होती है, उसको पैल्पेट करना है। सिर्फ एक साइड की करनी है, जिस साइड आप बैठे हैं उसकी करनी है, 3 फिंगर्स से करनी है और चेक करना है कि डेफिनेटिव पल्स है कि नहीं है। आमतौर पे जब पल्स देखी जाती है तो रेडियल देखी जाती है या और भी पल्सेस देखी जाती हैं, लेकिन एडल्ट बीएलएस में हमें केवल कैरोटिड पल्स देखनी है। इसी पल्स के साथ में उसी 10 सेकंड में जब हम पल्स देख रहे हैं तब हम झुक के झांक के पेशेंट का रेस्पिरेशन भी देखेंगे। रेस्पिरेशन कैसे देखेंगे? 3 शब्द होते हैं, लुक, लिसन और फील। मतलब हम झुक रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं कि उसकी सांस की आवाज तो नहीं आ रही, हम फील कर रहे हैं कि उसकी एयर का ब्लास्ट तो नहीं आ रहा, और हम देख रहे हैं कि उसका चेस्ट या एब्डोमेन राइज एंड फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 चीजें हैं, लुक, लिसन एंड फील अलॉन्ग विद द पल्स, जिसमें कि हम देखेंगे कि पेशेंट की पल्स और ब्रीदिंग है कि नहीं है। 10 सेकंड में हमें असरटेन करना है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि पेशेंट को डेफिनेट पल्स और ब्रीदिंग है कि नहीं। ब्रीदिंग में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार अरेस्टेड पेशेंट की ब्रीदिंग कंप्लीटली बंद नहीं होती है, स्पेशली यदि विटनेस्ड अरेस्ट है, आपके सामने अरेस्ट हुआ है, ऐसे में उसको थोड़ा बहुत गैस्पिंग हो सकता है, पर गैस्पिंग इज नॉट नॉर्मल और डेफिनेटिव ब्रीदिंग। गैस्पिंग का मतलब होता है कि पेशेंट एक एयर हंगर के साथ साथ बहुत धीरे धीरे, बहुत कम एफर्ट की ब्रेथ ले रहा होता है, जिसको इस तरह की, जिसको अपन हिचकियां कहते हैं आम शब्दों में, दैट इज गैस्पिंग। तो यदि गैस्पिंग ब्रेथ है उसको भी हम नो ब्रीदिंग में ही गिनेंगे, उसको हम ब्रीदिंग में यस नहीं गिनेंगे। तो डेफिनेटिव पल्स और नॉर्मल ब्रीदिंग है तो हम मानेंगे कि है, यदि दोनों चीजें नहीं है तो दोनों नहीं है। अब इसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्थिति हो सकती है कि पेशेंट की ब्रीदिंग भी है और पल्स भी चल रही है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग है और नॉर्मल पल्स है, पर वो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस क्यों हुआ है हमें नहीं पता, कुछ वेसोवेगल सिंकोप हो सकता है, कुछ उसको मिर्गी का दौरा हो सकता है, पर पल्स है, ब्रीदिंग है, तो ऐसे व्यक्ति का हमें सीपीआर बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को क्या करें? ऐसे व्यक्ति को हम करवट देके लिटाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में लिटाने का फायदा यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने सिक्रीशंस को या अपने वोमिटस को एस्पिरेट नहीं करेगा, तो हम उसे करवट देके लिटाएंगे, स्पेशली बाई करवट, विच इज कॉल्ड एज रिकवरी पोजीशन। अभी हम वीडियो में देखेंगे। और दूसरा काम हम क्या करेंगे कि हमने हेल्प के लिए तो कॉल कर ही लिया है, तब तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे जब तक कि एडवांस्ड केयर नहीं आ जाती। हम वार्ड में भी हैं तो वही स्थिति है कि हमने देखा पेशेंट सडनली अनरिस्पॉन्सिव हो गया, हमने उसे टर्न किया, टर्न करके हमने उसे लिटा के रखा और हेल्प का वेट किया। दूसरी स्थिति हो सकती है कि पेशेंट की पल्स प्रेजेंट है लेकिन उसको कोई नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं चल रही है, या तो वो गैस्प कर रहा है या ब्रीदिंग उसकी कंप्लीटली बंद है। अब ऐसे में क्या करेंगे? पल्स है मतलब हार्ट तो प्रोबेबली चल रहा है लेकिन पेशेंट सांस नहीं ले रहा है। कुछ चीजें हो सकती हैं, या तो उसको कोई हो सकता है ओपियोइड का ओवरडोज हो या किसी भी कारण से उसका रेस्पिरेशन बंद हो गया हो। ऐसे में हम उसे रेस्क्यू ब्रेथ्स देंगे। रेस्क्यू ब्रेथ्स का क्या मतलब होता है? रेस्क्यू ब्रेथ्स का मतलब है कि हम उसे अपनी तरफ से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। कोविड एरा के पहले 2 तरीके बताए जाते थे कि एक पॉकेट मास्क से या डायरेक्टली माउथ टू माउथ ब्रीदिंग विद अ बैरियर डिवाइस हम देते थे, पर कोविड एरा में एएचए ने अब पॉकेट मास्क या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है और एज ऑफ नाउ वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको बैग वॉल्व मास्क डिवाइस से वेंटिलेट करना है
उस बीवीएम डिवाइस में भी एक फिल्टर लगा होना चाहिए और एकदम टाइट सील लगा के वेंटिलेट करना है, बिकॉज अगेन दे बिलीव कि यू डोंट नो कि पेशेंट को कहीं वाकई कोविड तो नहीं है। तो रेस्क्यू ब्रेथ्स हमें कैसे देनी है ये तो हम वीडियो में सीखेंगे कि बीएमवी का यूज कैसे करना है, सीओरी टेक्निक क्या है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट क्या है। लेकिन यहां हम थ्योरी पार्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हमें 1 मिनट में 10 से 12 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है। याद रहे ये उस पेशेंट के लिए जिसकी पल्स ऑलरेडी चल रही है, सिर्फ वो ब्रीथ नहीं कर रहा है। हो सकता है उसको ओपियोइड का ओवरडोज हो, अगर ऐसा है तो हमें उसको नैलोक्सोन देना है, यदि हमारे यहाँ के प्रोटोकॉल्स अलाउ करते हैं तो हमें 1 मिनट में 10 से 12 ब्रेथ्स देनी है, यानी एवरी 5 to 6 सेकंड्स हमें 1 ब्रेथ डिलीवर करनी है। ये 5 सेकंड हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, क्योंकि ये एक सेकंड का एक काउंट नहीं है। हम कैसे काउंट करेंगे, 1 1000, 2 1000, 3 1000, 4 1000 एंड 5 1000। फिर उसके बाद हम एक ब्रेथ देंगे। फिर इसी तरह से 1 1000 पांच बार गिना, फिर एक ब्रेथ डिलीवर की। इस तरह से हम मिनट की करीब 10 से 12 रेस्क्यू ब्रेथ्स देंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब रेस्क्यू ब्रेथ्स हमें केवल और केवल बीएमवी से देनी है। पहले हम पॉकेट मास्क से या माउथ टू माउथ भी कर सकते थे, पर कोविड के आने के बाद से ये सारी चीजें कंप्लीटली अबैंडन कर दी गई हैं। अब रेस्क्यू ब्रेथ्स केवल बैग वॉल मास्क डिवाइस से देनी है। यदि पेशेंट का एयरवे ओपन नहीं है तो हम उसको हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट के मैनूवर करेंगे, जो हम वीडियो में भी देखेंगे। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट उसका एयरवे ओपन करने के लिए, और फिर रेस्क्यू ब्रेथ्स हम डिलीवर करेंगे। ये रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हुए भी हमें हर 2 मिनट में चेक करना है कि पेशेंट की पल्स है कि नहीं है। यदि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि पेशेंट की पल्स भी चली गई है, तब हमें उसे सीपीआर के मोड में ले जाना पड़ेगा, सीपीआर स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि ओपियोइड ओवरडोज है तो नैलोक्सोन देना है, पर यह डिपेंड करता है कि आपके यहाँ के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। रेस्क्यू ब्रेथ्स देना भी हमने सीख लिया।